समय था 1660 के दशक का। एक 6 साल का बच्चा अपने पिता के साथ जंगल गया था। बच्चे के पिताजी एक बड़े राजा थे, छत्रपति थे। कोई अनहोनी ना हो इसके लिए ढेर सारे सैनिक उनके साथ थे। तभी अचानक से एक खूंखार जंगली शेर उनके सामने आ गया। तुरंत महाराज और उनके सैनिकों की शमशीरें मयान से बाहर निकल आती हैं। माहौल में अचानक गर्मी बढ़ गई थी, तनाव बढ़ गया था। शेर इनकी तरफ देख रहा था और सबकी निगाहें शेर की तरफ थी, तलवारों की भी। ताज्जुब की बात यह थी कि शेर देखकर उस 6 साल के बच्चे के कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इस 6 साल के बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये शेर भी हमारी तरह ही जंगल का राजा है। पिताजी मन ही मन बच्चे की निडरता और लीडरशिप को देखकर दंग भी हो रहे थे और खुश भी। जब ये बच्चा 8 साल का हुआ तब इसके गुरु ने पूछा, युद्ध में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बच्चे ने जवाब दिया, रणनीति और अनुशासन। केवल शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते। एक 8 साल का बच्चा इतनी गहराई से कैसे सोच सकता है? आपको क्या लगता है कि इस विलक्षण बालक का भविष्य कैसा होना चाहिए? राजपाट सुख सुविधाओं से भरा हुआ? जानते हैं, जब यह बच्चा बड़ा होकर 32 साल का हुआ तो इसके साथ क्या हो रहा था? 32 साल के उम्र में इनके नाखून उखाड़ दिए गए थे, जीभ काट दी गई थी और लोहे की गर्म सलाखों से आंखें फोड़ दी गई थी। कहा जाता है कि इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया गया था। जानते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी थे मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले, मराठाओं की आन बान शान, परम शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये 32 साल के योद्धा जो नर्क जैसी यातनाएं जीते जी सह रहे थे, ये थे छत्रपति संभाजी महाराज उर्फ छावा। अगर आप सोचते हैं कि वीरता का दूसरा नाम क्या हो सकता है तो जवाब होगा छत्रपति संभाजी महाराज। इतिहास में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिनका साहस, बुद्धिमानी, बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। दोस्तों, आज का एपिसोड डेडिकेटेड है छत्रपति संभाजी महाराज को। आज के एपिसोड में हम जानेंगे संभाजी महाराज कौन थे, कैसे इन्होंने मुगलों को अपने जीते जी नाको चने चबवा दिए, कैसे इन्होंने पुर्तगालियों सिद्दियों से लोहा लिया, किसने इन्हें धोखा दिया, कैसे ये औरंगजेब की हिरासत में आ गए, कैसे इनका बलिदान अमर हो गया। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। क्या आपको पता है पुरंदर का किला कहां है? पुरंदर का किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में पड़ता है। यह एक पहाड़ पर बनाया गया है। यह किला पश्चिमी घाट में समुद्र तल से 1374 मीटर की ऊंचाई पर है और पुणे से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिचुएटेड है। यह किला 14वीं शताब्दी में बीजापुर और अहमदनगर सल्तनत के राजाओं के अधीन था। 1596 ईस्वी में अहमदनगर सल्तनत के बहादुर शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राजे भोसले को पुणे और सूपा का क्षेत्र प्रदान किया था और पुरंदर किला इस क्षेत्र में शामिल था। और फिर बाद में 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था। हम पुरंदर के किले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संभाजी महाराज का जन्म इसी किले में 14 मई 1657 ईस्वी को हुआ था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी साईबाई के पुत्र थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, संभाजी महाराज का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी माता का देहांत तब हो गया जब वे मात्र 2 साल 4 महीने के थे। इनकी दादी ने इन्हें पाला पोसा और इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इनकी दादी का एक बड़ा योगदान भी था। संभाजी की शिक्षा के लिए काशी भट्ट या काशीराम शास्त्री को नियुक्त किया गया था। काशीराम शास्त्री नीति शास्त्र, संस्कृत और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। हालांकि संभाजी महाराज भी एक बहुत ही अनोखे विद्यार्थी थे। जितनी इनकी उम्र नहीं थी उससे ज्यादा तो इन्होंने लैंग्वेज सीख ली थी। कम उम्र में ही इन्हें संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कुछ यूरोपियन लैंग्वेज भी आने लग गई थी। और तो और, जिस उम्र में बच्चे शास्त्र पढ़ते समझते हैं उस उम्र में इन्होंने शास्त्रों की रचना कर दी थी। 13-14 साल की ही उम्र में संभाजी महाराज ने बुद्ध भूषणम की रचना की, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। बुद्ध भूषणम में संभाजी ने एक राजा के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में लिखा और सैन्य रणनीति के बारे में बात की है। 3 अन्य पुस्तकें नायिका भेद, 7 शतक, नख शिखा हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई थी। लेकिन इनकी शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी। इन्हें युद्ध नीति, कूटनीति और एडमिनिस्ट्रेशन के भी दांव पेच आते थे। यानी संभाजी शस्त्र और शास्त्र के एक अद्भुत कॉम्बिनेशन थे। ऐसा होना वाकई में रेयर था। हालांकि इनके बचपन में ही एक बड़ी घटना हो गई थी और यह घटना थी औरंगजेब की धोखाधड़ी।
एक समय ऐसा आया था जब मुगल बादशाह औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से इतना डर गया था और शिवाजी को हराने के लिए 12,000 सैनिकों की सेना को जंग के लिए उतार दिया था। इस सेना की कमान थी जय सिंह के हाथों में। यह कहलाया पुरंदर का युद्ध। यह 1665 में लड़ा गया था। जय सिंह ने भी हर तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने की ठान ली थी। जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए, यानी उन्हें अलग थलग करने के लिए एक प्लान बनाया ताकि उनकी शक्ति कम हो जाए। इसके लिए जय सिंह ने कुछ मराठा सरदारों को अपने साथ शामिल होने के लिए भी मना लिया। इसके बाद जय सिंह ने पुरंदर के किले की घेराबंदी कर दी। 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज एक संधि के लिए मान गए। ये कहलाई पुरंदर की संधि और इस संधि के अनुसार मराठों को 36 किलो में से 23 मुगलों को सौंपने की बात और काफी धनराशि देने की बात तय हुई। संधि की दूसरी शर्त यह थी कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के अभियान में मुगलों की मदद भी करेंगे। संधि की एक शर्त यह भी थी कि संभाजी को मुगल सेना की तरफ से लड़ना होगा। इन्हें 5,000 का मनसबदार बनाया गया था। इन सब के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए भी बुलाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी को लेकर ही आगरा गए। यह था साल 1666। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए तो औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया और ये मुगल दरबार से बाहर आ गए। मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब को ये नागवार गुजरा और इसने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी दोनों को बंदी बना लिया। लेकिन हिम्मत देखिए, इस सिचुएशन में भी ये घबराए नहीं, बल्कि बाहर निकलने का प्लान सोचने लगे। एक दिन अपने प्लान के तहत ये दोनों मुगलों को धोखा देकर भाग गए। आगरा से सीधे पुणे की तरफ जाने के बजाय वे उत्तर में मथुरा गए। अब पूरे मुगल साम्राज्य में हल्ला हो गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र के साथ भाग गए हैं और जगह जगह इनकी खोजबीन शुरू हो गई थी। इसलिए भागने के बाद दोनों ने अपना हुलिया बदला और पिता पुत्र की जोड़ी देखकर कोई पकड़ न ले, इसलिए संभाजी को मथुरा में कृष्णजी पंत के यहाँ छोड़ दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज खुद एक साधु का वेश धरकर मथुरा से काशी के लिए निकल पड़े। सोचिए, इस समय संभाजी केवल 9 साल के थे। ये उस समय घोड़े में बैठकर काशी, प्रयाग, गया होते हुए राजगढ़ के पास पहुंच गए। इन्होंने केवल 28 दिन में लगभग 2200 किलोमीटर कवर कर लिया था। खैर, इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ ही महीनों में अपने कई किले मुगलों से छुड़ा लिए और कई सालों तक औरंगजेब की नाक में दम करके रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के लिए एक ऐसा बैरियर थे जिसके कारण औरंगजेब दक्षिण में अपने साम्राज्य को फैला नहीं पा रहा था। लेकिन 1680 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद औरंगजेब अपनी राजधानी को हमेशा के लिए छोड़कर दक्षिण भारत जीतने निकल पड़ा और 1680 से इतिहास ने कुछ और करवट लेना शुरू किया। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। अब सत्ता के गलियारों में यह सवाल गूंजने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कौन संभालेगा मराठा साम्राज्य। एक तरफ थे संभाजी और दूसरी तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी संतान और संभाजी के सौतेले भाई राजा राम। दरबारियों का एक ग्रुप था जो संभाजी को सपोर्ट कर रहा था और एक ग्रुप था जो राजा राम को मराठा साम्राज्य की कमान सौंपना चाहता था। क्या आपको पता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया था तब संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। दरअसल कई जगह ऐसा उल्लेख किया गया है कि शिवाजी महाराज ने जिद और अनुशासनहीनता के कारण संभाजी को पन्हाला के किले में नजरबंद करवा दिया था। बहरहाल, जब मराठा गद्दी खाली हो गई तो संभाजी की सौतेली मां यानी सोयराबाई ने कई मराठा मंत्रियों और दरबारियों से समर्थन मांगा ताकि वो अपने 10 साल के बेटे राजा राम को अगला छत्रपति बना सके। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हुई और 21 अप्रैल 1680 को राजा राम को मराठा सिंहासन पर बैठा दिया गया। लेकिन जैसे ही संभाजी को इसकी सूचना मिली तो वे पन्हाला किले से किसी तरह निकल भागे और रायगढ़ के किले पर चढ़ाई कर दी तथा अपनी सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। इस तरह संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और प्रशासनिक क्षमता से खुद को योग्य साबित किया और बता दिया कि वही बनेंगे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। संभाजी 20 जुलाई 1680 को मराठा सिंहासन पर विराजमान हुए। लेकिन ये वो समय था जब सिंहासन कांटों से भरे हुए हुआ करते थे। खासतौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य के लिए यह समय बहुत कठिन होने वाला था और संभाजी के लिए भी, क्योंकि अब दक्षिण की तरफ बढ़ने वाला था क्रूरता की मिसाल आलमगीर औरंगजेब। संभाजी महाराज यूं ही छावा नहीं कहलाए।
इसके लिए इनको अपने दुश्मनों के खून से अपनी तलवार का अभिषेक करना पड़ा। मराठा साम्राज्य के इस महान योद्धा ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े। गद्दी पर बैठने के 1 साल बाद ही यानी 1681 में संभाजी महाराज का पहला निशाना था बुरहानपुर। प्रेजेंटली बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक दक्षिणी जिला है, लेकिन उस समय बुरहानपुर मुगलों के लिए 2 मायनों में बेहद खास था। पहला, ये एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। दूसरा, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से औरंगजेब के दक्षिण अभियान का एक प्रवेश द्वार था। यानी अगर बुरहानपुर हाथ में आ गया तो मुगलों को एक बड़ा झटका लगना तय था। संभाजी महाराज ने भी गद्दी नशीं होते ही बता दिया कि वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर मुगलों को नेस्तोनाबूद करने वाले हैं। मराठा अक्सर गुरिल्ला छापामार युद्ध नीति से हमला किया करते थे। इसी तरीके से संभाजी महाराज ने भी बुरहानपुर पर अचानक हमला किया। मराठाओं ने शहर को लूटा, मुगल सरकारी खजाने को खाली कर दिया, यहाँ तक कि सैनिकों को रसद पहुंचाने वाली लाइन को भी काट दिया। कुल मिलाकर बुरहानपुर हमले ने मुगलों की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाई। औरंगजेब की आंखें इस हमले की खबर सुनकर लाल हो गईं। औरंगजेब को अब समझ आ गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति को कुचल देने का यही सही समय है। औरंगजेब पहले से ही दक्कन के सुल्तानों यानी बीजापुर, गोलकुंडा को जीतने की प्लानिंग कर रहा था और मराठों से तो औरंगजेब बहुत ही ज्यादा परेशान पहले से था। मराठाओं की गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगल सल्तनत को बहुत नुकसान हो रहा था। मराठाओं को तो उसको कुचलना ही था। लगभग इसी समय औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने भी बगावत कर दी थी और संभाजी महाराज के पास मदद मांगने चला आया था। देखिए, औरंगजेब ने अपने बड़े भाइयों यानी दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श को हराकर मुगल सल्तनत की सत्ता हासिल की थी। औरंगजेब को ताज खोने का डर इतना ज्यादा था कि उसने अपने बेटों को भी हमेशा संदेह की नजर से देखा। मोहम्मद अकबर को औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करने भेजा था, लेकिन बाप बेटे के बीच सोच में काफी अंतर था जो समय के साथ बढ़ता गया। मोहम्मद अकबर को यह पसंद नहीं था कि औरंगजेब अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों को और कठोरता से हिंदुस्तान की जनता पर लादे और मराठों के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध करता रहे। हालांकि उसकी खुद की महत्वाकांक्षा भी थी कि वो औरंगजेब को हराकर मुगल सल्तनत का बादशाह बने। वहीं मोहम्मद अकबर के रूप में एक राजनीतिक लाभ संभाजी महाराज को भी दिख रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज को उम्मीद थी कि वो मोहम्मद अकबर के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर देंगे। मोहम्मद अकबर के पास मुगल सेना का अनुभव और संसाधन थे जो मराठों को फायदा पहुंचा सकते थे। इसके अलावा अगर मोहम्मद अकबर के हाथों में मुगलिया सल्तनत की बागडोर रहेगी तो मराठों के साथ समझौता हो सकता था, जिससे दक्कन में मुगल दबाव कम हो जाता। ये सब कारण थे जिससे मोहम्मद अकबर ने संभाजी महाराज के साथ गठबंधन करने का फैसला किया था और संभाजी महाराज ने इसको शरण भी दे दी थी। यानी अब औरंगजेब के पास पर्याप्त कारण थे कि वो अब अपनी विशाल सेना लाव लश्कर के साथ दक्षिण की तरफ लेकर बढ़े। उसको आना ही था और वो आया। 1683 में औरंगजेब अपनी राजधानी दिल्ली छोड़कर दक्कन की तरफ कूच कर गया। वो अपने विशाल सेना और परिवार के साथ आगरा, बुरहानपुर होते हुए औरंगाबाद पहुंचा। इसने औरंगाबाद में अपना डेरा जमाया। ये वो समय था जब मुगल मराठा संघर्ष अपने चरम पर था, लेकिन औरंगजेब को क्या पता था कि दक्षिण अभियान उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। एक ऐसी गलती जिसके कारण वो 25 साल दक्षिण में ही फंसा रह गया। एक ऐसी गलती जिसके कारण वो वापस आगरा नहीं जा पाया। एक ऐसी गलती जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होकर अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ गया। औरंगजेब गलती इसलिए कर बैठा क्योंकि ये भूल गया था कि भले ही शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। दोस्तों, हमने अभी देखा कि मराठाओं ने बुरहानपुर पर हमला किया था। ये एक रणनीतिक हमला था जिससे मुगलों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा था। इस हमले से मराठाओं को अपने आगे के अभियान के लिए धन की शक्ति भी मिली और मन की शक्ति भी, जिससे वे आगे और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ लड़ सके। इसके बाद 1682 में संभाजी महाराज ने कर्नाटक में आदिलशाही सुल्तान के किलों पर आक्रमण किया और उन्हें हराया। इस युद्ध में उन्होंने मराठा सेना को दक्षिण की तरफ बढ़ने का मौका दिया और मुगलिया आदिलशाही की सम्मिलित शक्ति को कमजोर कर दिया। मराठा जंगल में गुरिल्ला युद्ध नीति में तो सर्वश्रेष्ठ थे ही, लेकिन क्या आपको पता है कि मराठा समुद्र में एक बड़ी नौसैनिक शक्ति भी थे। इसी समय पुर्तगाली भी एक समुद्री शक्ति थे और अरब सागर के ट्रेड रूट को कंट्रोल कर रहे थे। देखिए, संभाजी महाराज का पुर्तगालियों से लड़ना अचानक नहीं हुआ था। पुर्तगाली गोवा में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इससे स्थानीय हिंदू जनता और मराठाओं में गुस्सा भरा हुआ था।
इसके अलावा पुर्तगालियों ने औरंगजेब से सहयोग कर लिया था और सिद्दियों को भी मराठाओं के खिलाफ सहायता प्रदान कर रहे थे। ये समुद्र पार व्यापार करने वाले मराठा जहाजों को लूटने लगे थे, जिससे मराठाओं को नुकसान हो रहा था और मराठा नौसेना को चुनौती मिल रही थी। संभाजी महाराज समझ गए थे कि पुर्तगालियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर 1683 में संभाजी महाराज ने विशाल मराठा सेना और नौसेना के साथ पुर्तगाली ठिकानों पर हमला कर दिया। मराठाओं ने बेसिन, सालसेट और अन्य क्षेत्रों पर धावा बोला और कई किलों पर कब्जा कर लिया। तभी पुर्तगाली गवर्नर अल्वारो द सिल्वेरा ने मदद के लिए दूसरी यूरोपियन शक्तियों जैसे कि ब्रिटिश और डच नौसेना से गुहार लगाई। पुर्तगालियों ने औरंगजेब से भी मदद मांगी, जिसके बाद मुगल सेना मराठाओं के खिलाफ आगे बढ़ी। इस बीच मराठा सेना को रसद और अन्य सैन्य आवश्यकताओं की कमी होने लगी। स्थिति बिगड़ने पर मराठाओं को गोवा से पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में हालांकि मराठा पूरी तरह से गोवा पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन पुर्तगालियों को भारी नुकसान जरूर पहुंचा दिया और दुनिया को बता दिया कि मराठा सिर्फ जंगलों के शेर नहीं बल्कि पानी के भी मगर हैं, जो यूरोप की समुद्री ताकतों से टकरा भी सकते हैं और तबाह भी कर सकते हैं। पुर्तगालियों को नुकसान पहुंचाने के बाद संभाजी महाराज ने जंजीरा के सिद्दियों की तरफ अपनी तलवार घुमाई। जंजीरा के सिद्दियों की कहानी भी काफी कुछ पुर्तगालियों की तरह ही थी। सिद्दी बेसिकली अफ्रीकी मूल के लोग थे, जिन्हें हबशी कहा जाता था। ये लोग भारत में अरब व्यापारियों के जरिए आए और बाद में गुलामों के रूप में लाए गए। समय के साथ धीरे धीरे ये सिद्दी अलग अलग राजाओं की सेनाओं में भर्ती किए जाने लगे और अपनी वफादारी और क्षमता के लिए प्रसिद्ध हो गए। बाद में जंजीरा पर इन्हीं सिद्दियों का राज हुआ। जंजीरा किला महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित एक समुद्री किला था। इसे जल दुर्ग कहा जाता था। यह चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ था, इसलिए इसे फतह कर पाना लगभग असंभव था। यह किला रणनीतिक रूप से महत्व रखता था और ये एक मजबूत नौसैनिक केंद्र था। खास बात यह थी कि यह पुर्तगालियों, अंग्रेजों और मुगलों के समुद्री व्यापार मार्ग के पास था। औरंगजेब ने मराठाओं को घेरने के लिए जंजीरा के सिद्दियों के साथ हाथ मिलाया ताकि मराठों की नौसेना कमजोर हो जाए। ये गठबंधन मराठाओं के लिए परेशानी का कारण बना। इसलिए 1683 में संभाजी महाराज ने सिद्दियों की शक्ति को खत्म करने के लिए जंजीरा पर एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ा। मराठाओं ने जंजीरा को चारों तरफ से घेर लिया और सिद्दियों की नौसेना पर हमला कर दिया। युद्ध लंबा खिंच गया। इस बीच सिद्दियों को पुर्तगालियों और मुगलों से भी मदद मिल रही थी। मराठाओं ने कई नई रणनीतियां अपनाई, लेकिन सिद्दियों की मजबूत किलेबंदी को वो पार नहीं कर सके। बहरहाल, एक तरफ मराठा सिद्दियों की घेरेबंदी में लगे थे, दूसरी तरफ संभाजी महाराज ने 1684 में रामनगर, महाराष्ट्र में मुगलों की विशाल सेना को मात दे दी थी। इसके बाद फिर से वाई महाराष्ट्र में 1687 में एक और बड़ी मुगल सेना टुकड़ी को उन्होंने परास्त कर दिया था। मराठाओं का विजय रथ रुक नहीं रहा था। मुगलों की जड़ों को काटने में संभाजी महाराज लगे हुए थे, लेकिन इनको क्या पता था कि इनके अपने ही इनसे दगाबाजी कर देंगे और इन्हें नर्क की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। 1687 में वाई की लड़ाई में एक बेहद खास मराठा कमांडर हम्बीर राव मोहिते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके कारण मराठा सेना में आत्मविश्वास की कमी सी आ गई थी। इसलिए संभाजी महाराज अपने आगे की लड़ाई की रणनीति को मजबूत करने के लिए संगमेश्वर आए थे। यहाँ इनके साथ इनके भरोसेमंद कवि कलश भी साथ थे। संगमेश्वर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह एक छिपा हुआ और सुरक्षित इलाका था। इसलिए यहाँ संभाजी महाराज ने लगभग 200 लोगों के साथ अपना काफिला रोका। लेकिन इनको क्या पता था कि मराठा दरबार में मौजूद गद्दार इनसे दगाबाजी और विश्वासघात कर देंगे। मराठा साम्राज्य के दरबार में गोपीनाथ पंत बुंदेले और हरिपंत ने मुगलों के साथ साठगांठ कर ली थी। एक और दगाबाज था गणोजी शिर्के, जो कि उनकी पत्नी का ही भाई था। इन लोगों ने मुगल सेनापति मुकर्रब खान को यह बता दिया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में मौजूद हैं और उनके साथ सुरक्षा भी बहुत कम है। मुकर्रब खान एक गुप्त रास्ते से 5000 सैनिकों की फौज के साथ वहां पहुंच गया। ये वो रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज भी इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ थी 5000 की फौज और दूसरी तरफ संभाजी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ थे। वे लड़े, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं था। 1 फरवरी 1689 को मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बना लिया। संभाजी महाराज को लोहे की बेड़ियों में जकड़कर वर्तमान अहमदनगर जिले के पेड़ गांव में बहादुरगढ़ के किले में ले जाया गया। यहां औरंगजेब ने उन्हें अपमानित किया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 2 विकल्प दिए,
या तो इस्लाम कबूल कर लो और मुगलों के साथ मिल जाओ, या फिर मौत को गले लगा लो। संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। औरंगजेब ने भी नर्क जैसी यातनाएं देने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी महाराज को लगातार 40 दिनों तक यातनाएं दी गई। उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनकी जीभ काट दी गई, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई ताकि वो झुक जाएं। लेकिन ये छावा था, छावा यानी शेर का बच्चा। इसने दुश्मनों के आगे झुकना नहीं सीखा था। हर यातना को हंसते हंसते इन्होंने सह लिया। जब औरंगजेब ने देखा कि यातनाएं देकर भी संभाजी को झुकाया नहीं जा सकता, तो उसने 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की हत्या कर दी। लेकिन औरंगजेब ये भूल गया था कि संभाजी महाराज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे जिसे मिटाना असंभव था। और इस विचारधारा ने कुछ ही सालों में मुगल सल्तनत को खोखला करके तबाह कर दिया। संभाजी के मौत के बाद मराठा नेतृत्व राजा राम महाराज यानी संभाजी के सौतेले भाई के हाथ में आया। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ छोड़ दी और तमिलनाडु के जिंजी के किले से लड़ाई जारी रखी। औरंगजेब ने जिंजी के किले को भी घेर लिया। ये घेराबंदी 1690 से 1698 तक यानी लगभग 8 साल तक चली। 1698 में राजा राम यहां से निकल गए और मुगलों ने किला जीत लिया। लेकिन औरंगजेब को इस जीत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस समय तक लगभग पूरा दक्कन औरंगजेब के कदमों में था, लेकिन औरंगजेब इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। औरंगजेब ने दक्षिण में भी जजिया कर लगाना शुरू कर दिया और हिंदू मंदिरों को बर्बाद करना जारी रखा। इससे स्थानीय जनता में नाराजगी बढ़ती गई। मराठों ने भी हार नहीं मानी थी। मराठों ने संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने मुगल रसद को काटा, छापे मारे और औरंगजेब को दक्कन से बाहर नहीं निकलने दिया। फिर बाद में 1700 के बाद ताराबाई ने औरंगजेब को चुनौती दी। इस प्रकार औरंगजेब ने मरते दम तक 1683 से लेकर 1707 तक लगभग 25 साल तक दक्कन में बिताए। इन लंबे युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया। औरंगजेब की सेना में असंतोष बढ़ने लगा और इससे उत्तर भारत के स्थानीय सामंतों ने विद्रोह शुरू कर दिए। इससे साम्राज्य की नींव हिल गई और औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मुगलों को लगा था कि अब मराठा उनके कदमों के नीचे होंगे, लेकिन मुगल शेर के बच्चे को भूल गए थे। औरंगजेब ने शेर छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा संभाजी को कम करके आंका था। संभाजी महाराज अपने युद्ध कौशल के लिए तो जाने ही गए, लेकिन ये प्रशासनिक रूप से भी बेहतर राजा थे। हालांकि संभाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था विरासत में मिली, लेकिन इन्होंने भी कोई भी बड़े बदलाव न करते हुए अपने पिता की अधिकांश नीतियों को जारी रखा। इनकी प्रशासनिक क्षमता और संवेदनशीलता का उदाहरण देखिए। संभाजी महाराज के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में भयंकर